नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। भारत जापान के बीच 16 समझौते, बुलेट ट्रेन और असैन्य परमाणु करार पर सहमति। 1 मार्च से जापानी नागरिकों को वीजा ऑन अराइवल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जापान के निवेशकों को न्योता। कहा, हाई स्पीड ट्रेन के साथ हाई स्पीड ग्रोथ की जरूरत। जापान ने निवेश के लिए भारत को बताया आकर्षक देश। तुर्कमेनिस्तान में तापी गैस परियोजना को उपराष्ट्रपति ने बताया आर्थिक सहयोग की बड़ी मिसाल। जल्द शुरू करने पर जोर। मरी में रखी जाएगी आधारशिला। जलवायु परिवर्तन समझौते के मसौदे पर सहमति। फ्रांस ने मांगा सबका सहयोग। यूएन प्रमुख ने कहा, विकसित देश करें वित्तीय मदद। और सऊदी अरब में महिलाओं ने पहली बार किया मताधिकार का इस्तेमाल। 1.25 लाख महिला वोटरों का पंजीकरण। नगर निकाय चुनाव में 900 से ज्यादा महिला उम्मीदवार। आइए देखते हैं पहली खबर। भारत में बुलेट ट्रेन के सपने को पूरा करने के लिए जल्द ही काम शुरू होगा और 7 वर्षों के अंदर ये मुंबई अहमदाबाद के बीच में दौड़ेगी। जापान ने इसके लिए तकनीक और 15 अरब डॉलर की राशि बहुत कम ब्याज पर देने का वादा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के बीच दिल्ली के हैदराबाद हाउस में 9वां सालाना शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें दोनों देशों के बीच 16 समझौते हुए। असैन्य परमाणु करार करने पर भी दोनों के बीच सहमति बनी। भारत जापान के बीच बुलेट ट्रेन और रक्षा उपकरण समेत 16 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इसमें असैन्य परमाणु ऊर्जा पर समझौता ज्ञापन भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन करारों को दोनों देशों के बीच बढ़ती नजदीकी का नतीजा बताया। द मेमोरेंडम विच साइन ऑन सिविल न्यूक्लियर एनर्जी कोऑपरेशन इज मोर देन जस्ट एन एग्रीमेंट फॉर कॉमर्स and clean energy. It is signing symbol of a new level of mutual confidence and strategic partnership. जापान बुलेट ट्रेन और दूसरी हाई स्पीड ट्रेनों के लिए तकनीक के अलावा 0.1% ब्याज की दर से कर्ज देगा। 98,000 करोड़ की लागत से मुंबई अहमदाबाद के बीच पहला बुलेट ट्रेन नेटवर्क बनेगा। रक्षा तकनीक के हस्तांतरण के साथ गोपनीय सूचनाओं की सुरक्षा के लिए भी समझौता हुआ। इनके अलावा रेलवे के रखरखाव और डिजाइन, व्यापार के लिए दोहरे कराधान को रोकने, विज्ञान, तकनीक और शोध में सहयोग पर सहमति बनी। भारत जापानी नागरिकों को 1 मार्च 2016 से आगमन पर वीजा सुविधा देगा। शिंजो आबे ने भी भारत के लोगों के लिए वीजा नियमों को उदार बनाने का भरोसा दिया। People to be invited to Japan for a short-term stay from the public and private sectors over the next 5 years. We also decided to relax the requirements for multiple entry visa and multiple entry business visa. Dear friends of India, please visit Japan. You'll be welcome. दोनों नेताओं ने साझा विजन 2025 दस्तावेज भी जारी किया। जापान ने भारत को एपेक की सदस्यता समेत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर समर्थन का वादा किया। I think South China Sea is an arena which is of concern to us because both countries see a lot of their energy and their trade and commerce pass through those waters, and so to have freedom of navigation and freedom of overflights for us is important. दोनों देशों ने भारत प्रशांत क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए भी सहमति जताई। भारत और जापान के बीच ये सारे समझौते देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए है, ताकि औद्योगिक और रोजगार की स्थितियों को बल प्रदान किया जा सके। लेकिन इसके पीछे एक संदेश चीन को भी है कि अगर वह भारत के इस विकास क्रम से फायदा उठाना चाहता है तो वह भारत के साथ राजनीतिक मतभेदों को दूर करे। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन शिव कुमार के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि भारत और जापान मिलकर विकास की नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि भारत को हाई स्पीड ट्रेन के साथ ही हाई स्पीड ग्रोथ भी चाहिए। वहीं जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने निवेश के लिहाज से भारत को आकर्षक देश बताया।
शिखर वार्ता से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने भारत जापान बिजनेस लीडर्स फोरम को संबोधित किया। मोदी ने निवेशकों को निवेश का न्योता देते हुए कहा कि भारत संभावनाओं का देश है। प्रधानमंत्री ने जानकारी दी कि जापान में भी मिशन मोड के तहत मेक इन इंडिया कार्यक्रम चल रहा है। जापान में मेक इन इंडिया मूवमेंट चल रहा है और मुझे बताया गया कि कोई 12 बिलियन डॉलर फंड मेक इन इंडिया के लिए स्पेसिफाई कर दिया गया है। बेहतर आर्थिक संकेतों का जिक्र करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि जापान पहली बार हमसे कार आयात करेगा। पहली बार जापान भारत से कार इंपोर्ट करेगा और मारुति यहां मैन्युफैक्चर करेगी, यानी मेक इन इंडिया कार जो नया प्रोडक्ट आ रहा है वो जापानी कंपनी का है लेकिन इंडिया में बनेगा और जापान इंपोर्ट करेगा। ग्लोबली उसको एक्सपोर्ट। इस मौके पर आबे ने कहा कि मजबूत भारत जापान के लिए अच्छा है। उन्होंने नरेंद्र मोदी की भी तारीफ की। आबे के मुताबिक नीतियों को अमल में लाने में मोदी की स्पीड बुलेट ट्रेन की तरह है। इस समिट के बाद जापान के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से भी मुलाकात की। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। और इन तमाम समझौतों को समझने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान पूर्व राजदूत अर्जुन असरानी साहब हैं। अर्जुन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और न्यूज़ रूम से मेरे सहयोगी संवाददाता अखिलेश सुमन जोड़ रहे हैं। अखिलेश, आपका भी स्वागत है। अखिलेश, सबसे पहले मैं समझना आपसे चाहूँगा कि क्योंकि कई सारे समझौते हैं जिसमें असैन्य परमाणु ऊर्जा, जिसको बहुत ही अहम माना जा रहा है, इसके अलावा मैं कहूँ कि बुलेट ट्रेन की बात तो चारों तरफ हो ही रही है, किस तरीके से और किस समय सीमा के अंदर इन्हें आगे बढ़ना है? देखिए कविंद्र, असैन्य जो परमाणु समझौता है वह कोई नया समझौता नहीं है। अमेरिका के साथ हम पहले से ही यह कर चुके हैं। तो असैन्य परमाणु समझौता में MOU खुद प्रधानमंत्री और जापान के प्रधानमंत्री ने साइन किया। वो समझौते की सहमति पर साइन किया है। समझौता अभी होना बाकी है। उसके जो कानूनी तरीके हैं, उसके कानूनी और तकनीकी पहलुओं पर भी और बात होनी बाकी है। लेकिन यह एक सही दिशा में सही समय पर एक उठाया गया सही कदम है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात वह यह है कि भारत ने को जापान की तरफ से बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए हर तरह की सहायता मिलने वाली है। और ख़ास तौर पे जो ट्रेन के रखरखाव, ट्रेन के तकनीकी को दुरुस्त करने और बुलेट ट्रेन हाई स्पीड देने के लिए जो उन्होंने 0.01% लोन की सुविधा दी है, वह भी 50 साल तक उसको लोन को चुकाना 50 साल तक में चुकाना पड़ेगा और 15 साल तक उस पर मॉरेटोरियम है कि 1 पैसा आपको नहीं देना है। तो इसी तरह की आसान शर्तें जापान ने दी हैं भारत को, ताकि भारत अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत करे। और बुनियादी ढांचा जब मजबूत होगा तो उद्योग की गति भी तीव्र होगी और रोजगार के भी अवसर बढ़ेंगे। और खास करके अगर सड़क की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट जैसे इलाके में सड़क निर्माण के लिए जापान आपको पैसा दे रहा है, आपको तकनीक दे रहा है। तो एक तरह से कहें कि बुनियादी ढांचे में जापान का बहुत बड़ा योगदान पहले भी रहा है और आगे और नए तरीके से और बढ़ चढ़कर जापान आपके बुनियादी ढांचे को मदद देने वाला है। कभी जी, शुक्रिया अखिलेश पूरी बातचीत के लिए आपका। अर्जुन असरानी साहब, मैं अब आप समझना चाहूँगा कि जो हमारे सहयोगी अखिलेश बता रहे थे कि जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर की जब बात हो रही है उसको लेकर जापान, मैं कहूँ कि एक बहुत अहम भूमिका निभाने जा रहा है। असैन्य परमाणु ऊर्जा को लेकर जो एक खाका तैयार किया गया है वो दूसरी बड़ी बात है। इसके अलावा जो समझौते हुए हैं, आपकी नज़र में क्या क्रिटिकल और क्रूशियल हैं इस वक्त दोनों देशों के लिहाज से? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सिविल न्यूक्लियर एनर्जी पे अग्रीमेंट होने जा रही है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वैसे तो हमने अमेरिका के साथ, रशिया के साथ, ब्रिटेन के साथ ऐसे अग्रीमेंट साइन कर दी थी, लेकिन जापान के लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि हमारे साथ अग्रीमेंट साइन करे, क्योंकि हम पहला देश हैं जो NPT साइन ना साइन करने के वजूद भी वो हमारे साथ ये अग्रीमेंट करने को तैयार हो रहा है। इसलिए मैं इसको काफ़ी महत्व दूंगा। दूसरी बात जो मैंने टीवी पे देखा न्यूज़ में कि ये डिफेंस इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पे भी अग्रीमेंट हो रही है। इसमें कुछ तो 2 सालों से बातचीत चल रही थी US-2 एम्फीबियन सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट के बारे में जी। तो मैं समझता हूँ उस पर अग्रीमेंट साइन होने जा रही है। लेकिन उसके अलावा एक बार ये समझौता हो गया कि जापान हमें डिफेंस इक्विपमेंट देगा, तो फिर मैं समझता हूँ कि जो नेवी के संबंध में
जहाज वगैरह जो खास करके जिसको स्टेल्थ सबमरीन कहते हैं, वो दुनिया में जापान जैसा शायद और कोई देश बनाता हो, तो वो हमें बहुत काम आएगी अगर जापान अग्री करे उसको हमें बेचने में। तो मैं समझता हूं कि ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण अग्रीमेंट होने जा रही हैं। और बाकी आपने कहा ये अपना बुलेट ट्रेन जी, उससे भी मुझे तो काफ़ी खुशी है, क्योंकि आखिर जापानियों को भी तो कुछ हासिल होना चाहिए इंडिया से। प्रधानमंत्री आए हैं तो वापस जाने से पहले कुछ तो हासिल करना चाहेंगे अपने देश को बताने के लिए। तो और मैं जापान में 1960 से 9 साल काट चुका हूं, तो मुझे ये पता है कि जापानी बुलेट ट्रेन जैसी और कोई बुलेट ट्रेन दुनिया में नहीं है जी। मैं यही समझना चाह रहा हूं, क्योंकि जब जापान के साथ रिश्तों की बात हो रही है और अब जब मैं कहूं कि व्यापार और एक निवेश की बात हो रही है, भारत में स्मार्ट सिटी बनाने की बात हो या फिर बुलेट ट्रेन की बात हो, क्योंकि आप जापान में रहे हैं, आप समझते हैं वहां के हालात कितने डिफरेंट हालात हैं, कितनी ज्यादा मुश्किलें भारत में हैं। अगर जापान से हम कंपेयर करें, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर हमें अपने शहरों में देना है या फिर बुलेट ट्रेन को अपने, मैं कहूं कि रेलवे ट्रैक में चलाना है, तो किस तरीके के बदलाव की जरूरत पड़ेगी जिस पर ज्यादा फोकस हो सकता है? नहीं, ये जरूर शक हो सकता है, लेकिन देखिए आखिर मेट्रो दिल्ली में आया, जापानियों ने ही मेट्रो हमारा बनाया, तो चल रहा है ना। काफ़ी उस वक्त शंका थी कि हम लोग शायद मेट्रो नहीं चला पाएंगे, हम चला पाए हैं। और ये जो बुलेट ट्रेन है, वाकई इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अभी जो हमारी पब्लिक रेलवे ट्रैक क्रॉस करती है वगैरह, वो काफ़ी मजबूती से वो वहाँ पे अपने सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी। लेकिन फ़िलहाल तो सिर्फ अहमदाबाद मुंबई का ही जो डिस्टेंस है वो ही कवर किया जा रहा है, तो एक ट्रायल है। अगर वहाँ कामयाब रहा तो फिर सारे देश में बुलेट ट्रेन फैल सकती है। और क्योंकि अर्जुन साहब, बार बार जब समझौतों की बात हो रही है दोनों देशों के बीच, नए मैं कहूँ कि चाहे वो ट्रेन की बात हो, स्मार्ट सिटीज़ की बात हो या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात हो, क्योंकि जो बेसिक एक कंपेरिजन, जो एक मैं कहूँ कि मेरी नज़र में एक बड़ी चुनौती दिखती है कि जापान की किसी एक शहर के अगर आबादी को भारत की किसी एक छोटे से शहर की आबादी से तुलना करें तो कई गुना ज़्यादा होती है। मैं कहूँ कि 10 से 20 गुना तक ज़्यादा है। ऐसे में उस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से भारतीय शहर, यहाँ की आबादी, यहाँ की आबो हवा, मैं उस लिहाज से समझना चाह रहा हूँ कि हमें उस फॉर्मूले या उस प्रोजेक्ट में वहाँ का जो दिखता है उसमें कितनी बड़ी चुनौती होगी यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने में? नहीं, चुनौती तो होगी। जो कल आज सुबह एक आबे साहब ने एक लेख लिखा कि एक हमारे मॉर्निंग इंग्लिश न्यूज़पेपर में, जी। उसमें एक जिक्र है कि जापान एफिशिएंसी भी लाएगा और डिसिप्लिन लाएगा। तो वो एक इशारा है कि हमारे देश में डिसिप्लिन कम है। तो लेकिन मुझे उम्मीद है कि जैसे मैंने कहा, मेट्रो के साथ मेट्रो की डिसिप्लिन भी आ गई, बुलेट ट्रेन आएगी तो शायद उसके साथ भी डिसिप्लिन आएगी। आखिर हमें कभी ना कभी तो डिसिप्लिन सीखनी है। तो और जापानी भारत में कई सालों से है। मारुति उद्योग जब लगाया गया तो उन्होंने पहले तो अपने लेबर को ठीक से ट्रेन किया कि कैसे जापान में फैक्ट्री चलती है वैसे ही फैक्ट्री यहाँ पे भी चलनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि जरूर मुश्किलात होगी थोड़ी बहुत, लेकिन कामयाबी जरूर मिलेगी। चलिए, उम्मीद करते हैं कि कामयाबी मिलनी चाहिए और जिस तरीके के समझौते हो रहे हैं उससे न सिर्फ भारत बल्कि जापान को भी कहीं ना कहीं जो उसके हित हैं वो भी उसमें सद रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर इस पूरे मसले पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए आपका। उधर द्विपक्षीय शिखर वार्ता के बाद जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे नरेंद्र मोदी के साथ वाराणसी पहुंचे, जहां पर एयरपोर्ट पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और राज्यपाल राम नाईक ने मोदी और शिंजो आबे का स्वागत किया। पारंपरिक तरीके से यहां पर स्वागत सत्कार हुआ और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आबे दोनों दशमेश घाट गए, जहां पर दोनों ने गंगा आरती में जो खास कार्यक्रम था उसमें वो शामिल हुए।
थोड़ा सा ब्रेक के बाद कुछ और खबरें। तरकश में आज हमारे खास मेहमान हैं प्रोफेसर दिनेश अब्रोल साहब, जिनसे समझने की कोशिश करेंगे नैरोबी में होने वाले WTO शिखर सम्मेलन। 15 से 18 दिसंबर को जो बैठक होगी उसमें बहुत सारे मुद्दे हैं जो हमारे भारत की अर्थव्यवस्था के साथ खास उनका संबंध है। 2 मिलियन 20 लाख के करीब किसानों ने कृषि को छोड़ दिया है और जो नौजवान है वो कृषि नहीं करना चाहते, तो हमारी कृषि की हालत अच्छी नहीं है। तो अमेरिका की 10 से 15 गुना है हमारे किसान के ऊपर जो सब्सिडी हम देते हैं। यूरोप की ले वो कम से कम 4 से 6 गुना उनकी सब्सिडी हमारे से ज़्यादा है, तब भी वो अपनी सब्सिडी नहीं कम करना चाहते। तापी गैस पाइपलाइन परियोजना को सभी 4 सहयोगी देश भारत, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान ने जल्द शुरू करने पर जोर दिया है। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने इस परियोजना को आर्थिक सहयोग की एक बड़ी मिसाल बताया। अहमदाबाद में निरपेक्षता नीति पर हुए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। सम्मेलन में भारत समेत 20 देशों के प्रतिनिधियों ने शिरकत की। भारत, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान ने तापी गैस लाइन परियोजना को जल्द पूरा करने की प्रतिबद्धता जताई है। 1800 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होकर भारत तक आएगी। इसमें 7.6 अरब डॉलर खर्च होंगे। अशगाबाद में निरपेक्षता नीति पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा कि निरपेक्षता की नीति भारतीय विदेश नीति का शुरू से ही अहम हिस्सा रही है। तापी गैस पाइपलाइन, which we both recognize to be a key pillar of our economic engagement and which is in consonance with the particular emphasis that Turkmenistan puts on economic aspect of neutrality. परियोजना पिछले 5 सालों से लंबित थी। इसमें 85% भागीदारी तुर्कमेनिस्तान और 5% भारत की है। भागीदारी के अलावा दूसरे मसलों पर सहयोगी देशों के बीच सहमति बन गई है। Pakistan is promoting other regional energy and infrastructure projects, including the Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan, India gas pipeline project. रविवार को तुर्कमेनिस्तान के प्राचीन शहर मुर्री में तापी गैस पाइपलाइन परियोजना की आधारशिला रखी जाएगी। इस मौके पर चारों देशों के प्रतिनिधि मौजूद होंगे। ये मध्य एशिया के अंदर जो कूटनीतिक संपर्क अपना है, आगे चल के रशिया के साथ हमारी बातचीत चल रही है, काजाकिस्तान के साथ बातचीत चल रही है, ईरान के साथ बातचीत चल रही है। उस इलाका से एनर्जी को भारत के अंदर ले जाना, इस प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होगा। इस परियोजना को साल 2018 तक पूरा होना है। इस पाइपलाइन से 30 साल तक हर दिन 90 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर गैस मिलेगी। भारत को 38 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर गैस मिलेगी। निरपेक्ष नीति पर अशगाबाद में हुआ यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन मध्य एशिया ही नहीं, दक्षिण एशिया के लिए भी बेहद अहम है। इस सम्मेलन में शामिल हुए सभी 20 देशों के प्रतिनिधियों ने शांति, विकास, सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने की बात कही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस सम्मेलन से इस दिशा में और प्रगति होगी। कैमरा पर्सन सरोज कुमार दास के साथ तुर्कमेनिस्तान से संदीप शुक्ला, राज्यसभा टीवी। पूरे उत्तर भारत में तापमान में गिरावट आ रही है। शिमला में बर्फबारी के बाद बारिश हुई है, जबकि श्रीनगर में हो रही बर्फबारी से पारा और नीचे पहुंच गया है। हालांकि बड़ी संख्या में पर्यटक बर्फबारी का मजा भी ले रहे हैं और दिल्ली में भी अब तेज ठंड ने दस्तक दे दी है। कहीं बर्फबारी तो कहीं झमाझम बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। तापमान में अचानक गिरावट आ गई है। शिमला में हुई बारिश के बाद ठंड बढ़ गई है और लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार किन्नौर, कुल्लू और चंबा में भारी बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। हमारे स्कूल 10 दिन से लग रहे हैं और काफ़ी ठंड हो गई है। जाने को भी हमारे को काफ़ी प्रॉब्लम होती है। हर कहीं बारिश हो रही है, जैसे कि अभी भी हो रही है, तो चलने में हमारे को काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। टेम्परेचर काफ़ी घट गया है, जितना पहले था उससे काफ़ी कम हो गया है। पिछले 24 घंटों में हिमाचल प्रदेश में लगभग सभी स्थानों में बारिश रिकॉर्ड की गई और जो हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाके थे, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा का जो ऊपर का इलाका है, वहाँ पे स्नोफॉल भी रिकॉर्ड किया गया। उधर श्रीनगर में भारी बर्फबारी हो रही है। तापमान में गिरावट है, लेकिन पर्यटक इसका जमकर लुत्फ उठा रहे हैं।
यात्रियों की परेशानियों को देखते हुए जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे खोल दिया गया है। 2 दिनों से यहाँ घूमने के लिए आया था और सुबह आज हम लोग जब 6 बजे निकले तो यहाँ के 3 घंटे से फंसे। दिल्ली में लोगों को कोहरे का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर भारत के बाकी राज्यों में भी तापमान में भारी गिरावट आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जलवायु परिवर्तन पर पेरिस में समझौते के मसौदे पर सहमति बन गई है। फ्रांस ने जलवायु परिवर्तन पर हुए इस पहले वैश्विक समझौतों पर दुनिया के सभी देशों से अमल करने पर जोर दिया। फ्रांस के विदेश मंत्री लॉरेंट फैबियस के मुताबिक इस समझौते से बढ़ते तापमान पर कमी लाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि देशों ने 2 डिग्री सेल्सियस तापमान के लक्ष्य का समर्थन किया है, लेकिन इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रखने के लिए हर संभव प्रयास करने पर भी सहमति जताई गई। संयुक्त राष्ट्र ने भी इस समझौते का स्वागत किया है। यूएन प्रमुख ने कहा कि विकसित देश वित्तीय मदद करें। नेपाल में खाद्य सामग्रियों और ईंधन की भारी कमी को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जाहिर की है। संयुक्त राष्ट्र ने सभी पक्षों से नाकेबंदी खत्म करने की बात कही। हालांकि नेपाल में नए संविधान पर गतिरोध बरकरार है। नेपाल सरकार और मधेसी नेताओं के बीच बातचीत नाकाम होने से हालात और गंभीर हो गए हैं। नेपाल संकट का असर अब वहां के पर्यटन उद्योग पर भी दिखने लगा है। भारत नेपाल सीमा पर जारी विरोध प्रदर्शन की वजह से नेपाल को खाद्य सामग्रियों और ईंधन की भारी किल्लतों का सामना करना पड़ रहा है। जरूरी सामानों की किल्लत से कालाबाजारी चरम पर है। संयुक्त राष्ट्र ने नेपाल के ताज़ा हालात पर चिंता जताते हुए सभी पक्षों से सीमा पर नाकेबंदी खत्म करने की अपील की। नेपाल संकट का असर वहां के पर्यटन उद्योग पर दिखने लगा है। Inside the Nepal and in Pokhara especially all the members of the restaurants haven't closed their restaurants and they have run their business as usual. Even there is a huge crisis of diesel and gas. सरकार और मधेसी फ्रंट के बीच शुक्रवार को दूसरे दिन भी वार्ता नाकाम होने से संकट और गहरा गया है। दोनों पक्ष अपने रुख से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष सुशील कोइराला ने तराई मधेश डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष महंत कुमार ठाकुर के साथ मौजूदा राजनीतिक संकट को खत्म करने को लेकर बातचीत की। मधेसी नए संविधान के तहत अपने पैतृक होमलैंड के विभाजन का विरोध कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सऊदी अरब में हुए नगर निकाय चुनाव में महिलाओं ने पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इन चुनाव में 900 से ज़्यादा महिला उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। 1.25 लाख से ज़्यादा महिलाओं ने वोट डालने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। चुनावों में महिलाओं की भागीदारी का फैसला दिवंगत शाह अब्दुल्ला ने किया। हालांकि चुनाव के दौरान महिला उम्मीदवारों को पुरुषों से बात करने की इजाज़त नहीं थी। और बात आपकी आवाज़ की। आज का वीडियो हमें मिला है उत्तराखंड से। बखरोटी गांव के रहने वाले संजय कुमार अपने गांव के लोगों की समस्या को लेकर परेशान हैं। राज्यसभा टीवी ने उनके मामलों की पड़ताल की तो पाया ये समस्या सिर्फ उन्हीं के गांव की नहीं बल्कि उत्तराखंड के पहाड़ों में बसे और भी कई गांवों में है। इसको लेकर सरकार की तरफ से गंभीर कदम उठाए जाने की ज़रूरत है। देखिए ये खास सज्जन रिपोर्ट। हमारे गांव का उत्तराखंड बनने के बाद में पूर्ण रूप से पलायन हो चुका है, क्योंकि उत्तराखंड राज्य को बनाने का मुख्य जो हमारा सपना था वो अपने गांव को संजोए रखना था, अपनी पुरानी परंपरागत खेतियों को करना था। आज पलायन होने के बाद हमारा गांव पूर्ण रूप से वीरान हो चुका है, क्योंकि वहां सड़क मार्ग नहीं है। इसके संबंध में कई बार माननीय विधायक जी से और कई बार जो है ग्राम सभा स्तर पर अपनी बात को हमने रखा, लेकिन इस पर कोई कार्य नहीं हुआ। इसको संज्ञान में लेते हुए माननीय विधायक जी ने जो है 14.5 लाख रुपये स्वीकृत किए थे, लेकिन अभी तक धरातल पर कोई कार्य नहीं हुआ है। हम अपेक्षा करते हैं कि राज्य सरकार जो है अपनी पलायन रोकने की नीति को धरातल पर अगर उतारना चाहती है तो अपनी राजधानी से ऋषिकेश हाईवे मार्ग से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ गांव बखरोटी को पलायन करना अपना मजबूरी हो गई है, क्योंकि सड़क मार्ग नहीं है। राज्य सरकार को चाहिए कि वो इसमें हम अपेक्षा करते हैं कि वह आगे जा कर के अब हमारी समस्या को दूर करे। पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को कुदरती कारणों से नहीं बल्कि सरकारी महकमों की अनदेखी के चलते भी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है।
मजबूरी का आलम कुछ ऐसा कि आज ये लोग पलायन के लिए मजबूर हैं। गांव के गांव उजड़ रहे हैं, दरोदयार छूट रहे हैं और इनके जाने के बाद बचते हैं कुछ ऐसे निशान जो बताते हैं कि कभी यहाँ पर कोई रहता था। पहाड़ों पर रहने वालों को ये जद्दोजहद किसी पहाड़ से कम नहीं दिखती। अपना घर किसे छोड़ना अच्छा लगता है, अपनी माटी अपने लोगों से बिछड़ना किसे अच्छा लगता है। हिमालय की गोद में बसे उत्तराखंड के बखरोटी गांव के लोग पलायन को मजबूर हैं। किसी जमाने में बखरोटी की वादियां गुलजार थीं। लोगों की चहल पहल यहां के फिजाओं में रवा होती थी। लेकिन आज तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। 1975 में आदर्श ग्राम पंचायत का खिताब पाने वाला यह गांव उजड़ रहा है। बुनियादी सुविधाओं और रोजगार की कमी के चलते लोग पलायन को मजबूर हैं। हैरानी की बात यह भी है कि बखरोटी राजधानी देहरादून से महज 35 किलोमीटर दूर है। बावजूद इसके पलायन की पीड़ा की गुहार देहरादून तक नहीं जाती। जब उत्तर प्रदेश में था तो वहाँ थोड़ी बहुत ही सुविधाएं उपलब्ध हुई, विद्यालय हुआ, पाइपलाइन लगी, पर जब से उत्तराखंड बना तब से वहाँ विकास कुछ नहीं हुआ। वहाँ से गांव पलायन हो चुका। धीरे धीरे कुछ लोग पहले आ चुके, कुछ बाद में आए, धीरे धीरे सारा गांव पलायन हुआ। मरीजों के इलाज की भी यहाँ कोई सुविधा नहीं है। कई बार गुहार लगाने पर भी हालात नहीं बदले। मजबूरी में बखरोटी के तमाम बाशिंदे बेमन से पलायन कर गए। गांव के लोग रानी पोखरी और उसके आसपास के गांवों में भले ही बस गए हैं, लेकिन अपनी जन्मभूमि कर्मभूमि का मोह इतनी आसानी से नहीं छूटता। अपने घरों और जमीन को बचाए रखने के लिए आज भी लोग अपने गांव में जाकर खेती करते हैं। आज हम जो गांव में जा रहे हैं, अपनी खेती कर रहे हैं, वो केवल भूमाफियाओं से और बड़े बड़े लोगों से अपनी ज़मीन को बचाने के लिए, ताकि हमारी खेती आबाद रहे। क्योंकि अगर हम वहाँ ज़मीन नहीं करेंगे, अपनी ज़मीन को बोएंगे बाएंगे नहीं, तो जंगल उग जाएगा और वो ज़मीन बर्बाद हो जाएगी। उत्तराखंड को अलग राज्य बने 15 बरस हो चुके हैं, लेकिन आज भी पहाड़ों पर रहने वाले लोगों के हालात नहीं बदले हैं। सरकार की तरफ से बुनियादी सुविधाएं मिले तो बखरोटी के बाशिंदे आज भी अपनी जड़ों से एक बार फिर शिद्दत से जुड़ना चाहते हैं। तो पलायन की पीड़ा हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि इस ओर ध्यान कौन देगा और कैसे इस पलायन को रोकने के कारगर कदम उठाए जाएंगे। तो अगर ऐसी कोई समस्या या कोई खबर आपके आसपास भी है और आप भी बन सकते हैं सर्जन रिपोर्टर, भेज सकते हैं अपनी रिपोर्ट। हमारा पता है आपकी आवाज़ @rstv.nic.in। वो खबरों के आज के सफर में बस इतना ही। नमस्कार।